नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले क्लास 10th के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या है और क्या होते हैं इक्वेशंस। सो वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस व्हेन वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है तो क्या होगा कि जो रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं उसकी मदद से नए सब्सटेंसेस बनते प्रोडक्ट के फॉर्म में, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज उन दोनों से अलग होगी। जैसे कि मैं बात करूं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2O। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवा के जब हम H2O में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर फ्लेमेबल गैसेस वाइल H2O इज द एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग थी और H2O की प्रॉपर्टीज भी अलग है। तो जब भी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है वाइल रिएक्शन वी कैन से दैट दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं हम बात करेंगे। जैसे कि कोई कलर चेंज होता है रिएक्शंस के टाइम पे, तब भी मैं मानूंगा कि केमिकल चेंज हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ गैस, जब भी कोई रिएक्शंस के टाइम पे गैसेस बनते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सारे गैसेस फॉर्मेशन जब हो रिएक्शन के टाइम पे तब भी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा केमिक चेंज इन टेम्परेचर, कि जब कोई रिएक्शन हुआ उस टाइम पे चेंज टेम्परेचर में भी चेंज हुआ, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हीट रिलीज हुई या फिर हीट एब्जॉर्ब हुई, तो उस कंडीशन को भी मैं केमिकल रिएक्शन बोलूँगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, अब प्रिसिपिटेट क्या है उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखेंगे। देन चेंज इन ऑर्डर, एमिशन ऑफ लाइट और साउंड, या जो मैंने बात की उन सब में से कोई भी कंडीशन मुझे देखने को मिलती है वाइल रिएक्शन, तो मैं क्लियरली बोलूँगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि जब भी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है तो उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन इक्वेशंस क्या होते हैं? देखो, जब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में तो हमने बचपन से काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, राइट। और केमिस्ट्री में देखा जाए तो ऐसे तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट है, तो क्या मैं उसको एक एक करके वर्ड्स में, डेप्थ में, पैराग्राफ में लिखने बैठूंगा लाइक टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड ऑल? नहीं, हमें तो एक आधी या फिर वन लाइन में अंडरस्टैंड करना है कि ये केमिकल रिएक्शन कहना क्या चाहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हम यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। तो केमिकल इक्वेशन इज अ symbolic representation of chemical reaction where reactant are written on the left side and products are written on the right side। जैसे कि मैंने बात की अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में, जिसमें से हमने पानी बनाया था, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो दोनों गैसेस है वो मेरे लिए रिएक्टेंट है। मैंने उसके ऊपर रिएक्शंस करवा के फिर H2O बनाया था जो कि मेरी प्रोडक्ट है। वो मैंने एक आधी लाइन में समझ लिया कि यहाँ पे पानी का फॉर्मेशन हो रहा है वाइल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रिएक्शन के साथ। दिस इज अ इक्वेशन। तो अब तो हमें पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और टर्म आती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड। रिएक्टेंट साइड की भी बात करूँ या प्रोडक्ट साइड की भी बात करूँ, दोनों जगह पे सेम हो गए। अभी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जानते हैं क्लास 9th में पढ़े हुए कि एटम नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम में हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, विच स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। अब हम भगवान तो है नहीं कि डायरेक्टली कोई एटम या कोई इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट कर सकते या फिर डिस्ट्रॉय, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं, वो यूनिवर्सल लॉ के खिलाफ है। इसलिए यहाँ पे हम दोनों तरफ के एटम को इक्वल करेंगे। इस टर्म को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी अभी जब से हमने बात की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के फॉर्मेशन से वाटर की, तो यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो आई राइट 2H2 और प्रोडक्ट साइड में भी 2H2। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि हमें पता है H2O में O आता है, हाइड्रोजन में भी H2 आता है, वाइल यहाँ पे O2 है, बट प्रोडक्ट साइड तो अकेला ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मुझे उसको बैलेंस करना पड़ेगा। इस
देखो अभी मैं O के पीछे 2 नहीं लिख सकता, वो तो उसका मोलिकुलर नंबर होगा, इसलिए मैंने H के बाजू में 2 लिखा है। वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को, तो इस टर्म को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे हमें दोनों तरफ के एटम्स को करना पड़ेगा इक्वल। इसकी एक मेथड है जो कि टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है, हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें क्या होगा कि दोनों तरफ के एटम्स को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स क्या क्या है। देखो हमारे आजू बाजू जनरली 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन देखने को मिलते हैं। उसमें से पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। उसमें ये होता है कि व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कि H2 + O2 इज इक्वल टू H2O, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट एक ही मिली है। ठीक है, तो जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके कोई सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होती है, तो उस वाले रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें जनरली हमें और भी एग्जाम्पल देखने मिलते हैं, जैसे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो कोई रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ रही है, यानी कि उस रिएक्शन में हीट गेन हो रही है, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। वाइल जिस रिएक्शन में हमें हीट मिल रही है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि मैं बात करूं कि कोई एसिड में अगर मैं मेटल डालता हूं, तो उसमें रिएक्शन में क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब हाइड्रोजन गैस यानी कि हीट, तो यहाँ पे मैंने ना तो एसिड को गर्म किया था ना ही मेटल को गर्म किया था, बट रिएक्शन के टाइम पे फिर भी टेम्परेचर बढ़ा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हुआ था, तो ये एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, दूसरा हमारा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा कि जब अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस, कि मेरे पास एक कंपाउंड है, वो क्या करेगा, अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। सपोज मेरे पास H2O का ही एग्जांपल लूँ, तो मेरे पास पानी था, उसको मैंने क्या किया, ब्रेक डाउन करके H2O2 कर सकते हैं। इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस को करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। हमें पता है कि एनर्जी 3 टाइप से दे सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, दूसरा हीट के थ्रू और तीसरी सनलाइट के थ्रू। तो इसमें डिकम्पोजिशन के भी 3 टाइप बनेंगे। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उसमें मैं पहले थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई कंपाउंड है, उसको मैं हीट करूंगा, तो यहाँ पे 2 सब्सटेंस सिंपल बन जाएंगे या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस सिंपल ही बन जाएंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का, कि जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करूंगा तो मुझे मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और बाकी का मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ पे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को, जो कि एक कंपाउंड था, उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया बाय द हेल्प ऑफ हीट, तो ये होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने बात की कि H2 + O2 तो बनता है H2O, तो क्या इस H2O को फिर से हम H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हम इसको हीट करेंगे तो हमें पता है इवापोरेशन होता है। अब मुझे नहीं पता इवापोरेशन के टाइम पे कौन सा मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का है, कौन सा हाइड्रोजन का है। अब मुझे जानना है कि इस पानी में कहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है, यानी कि कहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रहा है और दूसरा कहाँ पे ऑक्सीजन गैस बन रहा है। तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे पानी में करूँगा इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट, क्योंकि हमें पता है वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जब भी कोई गुड कंडक्टर ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो उसके आयंस जो है वो डिसोसिएट होने लगते हैं। तो यहाँ पे H2O एक कंपाउंड है, उसके आयंस क्या है, H2O2, वो भी डिसोसिएट हो गए H2 और O2 में। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में ये होगा कि जहाँ पे एनोड साइड है, ठीक है, वहाँ पे गैस मिलेंगे और कैथोड साइड पे भी गैस मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। अभी हमारा तीसरा जो डिकम्पोजिशन का टाइप है वो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक यानी कि सनलाइट के थ्रू हमें यहाँ पे डिकम्पोजिशन करना है। क्यों? सनलाइट है वो एनर्जी देता है, बिल्कुल देता है। सनलाइट अपनी यूवी रेस के थ्रू कोई भी रिएक्शंस को एनर्जी दे सकता है। ठीक है, तो सपोज करो कि मेरे पास एक सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, उस सिल्वर क्लोराइड को जब मैं धूप में थोड़ी देर रखूँगा
तो उसके ऊपर की जो क्लोरीन की लेयर है वो गैस बन के उड़ जाएगी और हमें मिलेगा प्योर सिल्वर। तो यहाँ पे हुआ डिकम्पोजिशन क्यों? मेरे पास कंपाउंड कौन सा था? सिल्वर क्लोराइड। सनलाइट ने उस पर रिएक्शन किया और उसके ऊपर की क्लोरीन की जो लेयर थी उसको गैस बना के उड़ा दिया, तो डिकम्पोजिशन हो गया। लेकिन किया किसने डिकम्पोजिशन? सनलाइट ने। तो सनलाइट की वजह से यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसलिए मैं इसको नाम दूंगा फोटोलाइटिक, सॉरी मैं तो नहीं, साइंटिस्टों ने नाम दिया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, कि जिसमें सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मेरे पास सिल्वर ब्रोमाइड का एक कंपाउंड है, उसको जब मैं धूप में रखूँगा या फिर सनलाइट उसके ऊपर गिराऊंगा तो उसके ऊपर का लगा हुआ जो ब्रोमाइड का लेयर है वो गैस बन के उड़ जाएगा और हमारे पास बचेगा एकदम प्योर सिल्वर। तो ये थे 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमें पता है कि काफ़ी सारे सब्सटेंस जो है रिएक्शंस देते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे मेटल्स है वो रिएक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते, कुछ कुछ कम रिएक्टिव होते। ये रिएक्शंस के बारे में, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव, उसके बारे में भी हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि है मेटल नॉन मेटल। लेकिन अभी के लिए हमें ये पता है कि मोस्ट ऑफ द मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ कुछ मेटल होते हैं जो बहुत ही लो रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ पोटेशियम की, सोडियम की, तो इन मेटल्स को जब मैं पानी के कांटेक्ट में भी लाता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं। वाइल मेरे पास अगर सिल्वर गोल्ड होगा तो वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होते नहीं है। हमें पता है कि कोई भी गोल्ड पे कभी ऑक्साइड की लेयर चलती नहीं, क्योंकि वो बहुत ही लो रिएक्टिव मेटल्स है। वाइल सोडियम पोटेशियम वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। लेकिन मेटल तो काफ़ी सारे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे रिएक्टिव हाई होते, कुछ कुछ लो रिएक्टिव मेटल होते। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बोल रहे हैं कि जब मेटल सॉल्ट के साथ कोई और मेटल रिएक्शन करता है तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है ना वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, जिंक को जब मैं कॉपर सल्फेट जो कि मेटल सॉल्ट है उसको उसके साथ में रिएक्शन करवाता हूँ तो जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो सिंपली कर देगा क्या, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। और कॉपर बेचारा हमारा अकेला भाई, क्योंकि लो रिएक्टिव है, जो सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ था वो अकेला रह जाएगा और जिंक सल्फेट का एक कंपाउंड बनेगा। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ये सिमिलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा ही है, बस यहाँ पे फर्क क्या है कि दोनों को दोनों रिएक्टेंट जो है ना मेरे पास वो कंपाउंड के फॉर्म में है। जबकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या देखा कि एक कंपाउंड था तो दूसरा क्या था, एलिमेंट। ठीक है, तो वो एलिमेंट मेटल था, उसने लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों के दोनों कंपाउंड है और सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। तो हमें पता है सोडियम जो है बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम जो है बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा। तो सोडियम सल्फेट के साथ जो था वो अब क्लोरीन के साथ हो जाएगा और बेरियम सल्फेट के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन जो मिल रहा है वो मुझे एक्वियस फॉर्म में मिल रहा है और वाइट कलर का एक इनसोल्यूबल पाउडर बनेगा इस रिएक्शन के टाइम पे, जो कि हमारा बेरियम सल्फेट है। उस वाइट कलर के पाउडर को बोलते हैं प्रीसिपिटेट और इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे प्रीसिपिटेशन, कि जिस रिएक्शन में एक वाइट कलर का इनसोल्यूबल पाउडर फॉर्म होता है उस प्रोसेस को बोलेंगे प्रीसिपिटेशन। ठीक है, तो ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब लास्ट रिएक्शन जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन। अभी रिडॉक्स रिएक्शन में 2 टाइप आते हैं, एक आता है ऑक्सीडेशन और दूसरा आता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इधर ऑक्सीजन जो है गेन होगा रिएक्शन के टाइम पे और हाइड्रोजन जो है लूज होगा, तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे कि मैं बात करूँ कि कोई ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, वो ऑक्साइड के फॉर्म में आता है। जैसे कि कोई मैं चीज़ जलाता हूँ, सपोज करो मैंने मैग्नीशियम की एक रिबन को जलाया, तो हमें पता है कि मैग्नीशियम जब जलता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन प्रोडक्ट में ऐड होके आ गया, जबकि मैंने तो जलाया था सिर्फ मैग्नीशियम। हमें पता है कोई भी चीज़ जलती है तो वो उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट बन के आई उसमें मैग्नीशियम ने ऑक्साइड गेन किया, यानी कि ऑक्सीजन गेन किया, तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलूँगा। और रिडक्शन रिएक्शन में उसका अपोजिट होता है, जैसे कि ऑक्सीजन कम होगा और हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन लूज होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। और हाँ,
जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, जिंक को जब हम कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हमें पता है कि देखो यहाँ पे कॉपर जो है ऑलरेडी ऑक्साइड के फॉर्म में, अब प्रोडक्ट में क्या हो रहा है कि जिंक जो है वो ऑक्साइड बन जाता है, कॉपर अकेला रह जाता है, क्योंकि हमें पता है कॉपर इज अ लो रिएक्टिव मेटल। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो सारा बेनिफिट गेन कर लेगा, यानी कि हमारा ऑक्सीजन उसको गेन, मतलब जिंक ऑक्सीजन को गेन कर लेगा और कॉपर जो है अलग हो जाएगा, यानी कि जिंक में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है प्रोडक्ट में और कॉपर में लूज हो रहा है। तो यहाँ पे जिंक जो है ऑक्सीडेशन कर रहा है और कॉपर जो है वो रिडक्शन कर रहा है। तो ये सारे थे कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, मैं उसके ऊपर आपको डिटेल में और एक वीडियो बना के दे दूंगा, अगर वो वीडियो अच्छा लगता है तो।